सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। ठीक है। सो आज मैं आया हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने पेपर 7 डायरेक्ट टैक्स का पेपर जो आपका था उसके बारे में रिव्यू करने। ठीक है। एग्जैक्टली वो पेपर में क्या था, पेपर क्या लेंथी था, पेपर क्या शॉर्ट था, पेपर में कितने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, कितने सिंपल क्वेश्चंस थे, क्या एक एवरेज स्टूडेंट उसे 100 मार्क का अटेम्प्ट पूरा का पूरा कर पाएगा 3 घंटे में या नहीं कर पाएगा, उन सब के बारे में डिटेल में बात करने आया हूँ मैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो आपके सामने ये पेपर है और ये पेपर न्यू कोर्स का है। मैं न्यू कोर्स का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ओल्ड कोर्स का फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। ऑन एन अजम्पशन दैट ज्यादातर लोग अभी आज की तारीख में न्यू कोर्स में एग्जाम दे रहे हैं, ओल्ड कोर्स में इतने ज्यादा स्टूडेंट्स अभी फिलहाल तो नहीं है। ठीक है। सो ये जैसे कि ट्रेडिशनल पेपर था, ये जैसे जो टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वहीं से आए हैं। अभी भी क्वेश्चंस कोई अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से नहीं आए हैं। जैसे क्वेश्चन पीजीबीपी से आया है, क्वेश्चन आपका नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन से आया है, टीडीएस से आया है, टीसीएस से आया है, क्वेश्चन आपका ट्रांसफर प्राइसिंग से आया है, क्वेश्चन आपका डीटीडब्ल्यू से आया है। तो ये जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है, क्वेश्चन आपका टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट से आया है, एग्जिट टैक्स से आया है। तो ये जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है जो मैंने आपको बोला था कि ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से करके जाना, मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी में से आए। कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कोई टॉपिक नहीं आया। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में इन्वेस्टमेंट फंड एआईएफ में से एक क्वेश्चन आ गया था 8 मार्क का, ऐसा कोई क्वेश्चन इस बार नहीं आया। तो क्वेश्चन सारे के सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक में से ही आए हैं, बट लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट नहीं हुए आपके रिस्पेक्टिव बुक से, आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे इस बार। आपके अब किसी भी किस्म के क्वेश्चन बैंक या किसी और किस्म के क्वेश्चन के कंपाइलेशन से आपका कोई क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहा है। सब नए किस्म के क्वेश्चन से, एडजस्टमेंट्स मोर और लेस पुराने ही है लेकिन क्वेश्चंस नए हैं, एकदम सेम टू सेम। जैसे आप उम्मीद करते हो कभी कभी के सेम टू सेम क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन बैंक में किया एग्जाम में, सर सेम टू सेम कभी आ जाए तो आता है कभी कभी, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन पेपर लेंदी था, काफी लेंदी था। एमसीक्यू के बारे में तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एमसीक्यू तो मैं गो थ्रू नहीं कर पाया। स्टूडेंट्स के रिव्यू के हिसाब से जो मुझे पता चला, एमसीक्यूज भी ट्रिकी थे, इतने आसान नहीं थे, ट्रिकी थे, बारीक बारीक पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे एमसीक्यू के अंदर। तो मैं यहाँ पर ज्यादा फोकस किस पे करने वाला हूँ, मेरा ज्यादा फोकस यहाँ पर होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे, जो 70 मार्क्स का आपका पोर्शन है सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सर क्या पेपर लेंदी था, इट वॉज लेंदी। सर तो सर हमने कितना अटेम्प्ट कर लिया होगा तो हमको एकदम सेफ महसूस करना चाहिए। ठीक है। अगर आप एक बहुत ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तो अगर आपने 85-90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया तो आपको बहुत सेफ महसूस करना चाहिए। 85-90 मार्क्स रीजनेबल अटेम्प्ट है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। 100 मार्क्स शायद ही पूरे देश में से किसी स्टूडेंट ने किया होगा, उसका कुछ अलग ही लेवल का प्रिपरेशन होगा तब जाकर उसने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा लेंथी था। सर हमने 70 से लेकर 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है। अगर आपने 70 से लेकर 80 मार्क्स का भी अटेम्प्ट किया है और अगर ढंग से अटेम्प्ट किया है, टू बी प्रिसाइज अटेम्प्ट किया है, तो आपने एक रीजनेबल अटेम्प्ट किया, डोंट वरी अबाउट इट, आपको उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ढंग से 70 से 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है तो भी आपको 55 से 60 मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने पेपर ढंग से लिखा है तो। देखो, एक बात होती है कि आप पेपर लिखते रहते हो लिखते रहते हो लिखते रहते हो, एक बात होती है आप पेपर कैसे लिखते हो। आप पेपर कैसे लिखते हो ये दूसरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पेपर लिखते रहोगे उससे कोई मतलब नहीं है, 100 मार्क का भी पेपर लिख लोगे लेकिन एक भी सोल्यूशन आपने ढंग से नहीं लिखा तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है। लेकिन अगर आपने 100 मार्क का नहीं, आपने 70 मार्क का पेपर लिखा लेकिन टू द पॉइंट लिखा, अप टू द मार्क लिखा, जैसे आईसीआई को चाहिए वैसे लिखा, ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया, अननेसेसरी क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से आंसर लिखा, तो आपको 70 में से 60 या 65 या 68 मार्क्स भी आ सकते हैं, आ सकते हैं आपके, आ सकते हैं अगर आपका आंसर टू द पॉइंट हो तो। ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल यू हैव रिटन द आंसर। ठीक है। तो आप नंबर ऑफ मार्क्स के अटेम्प्ट पे मत जाइए अभी। ठीक है। वैसे भी एग्जाम खत्म हो गया, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने ये रिव्यू बिटवीन द एग्जाम में नहीं डालता हूं ये रिव्यू, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। क्योंकि बिटवीन द एग्जाम अगर रिव्यू डालूंगा आपको मैं बता दूंगा इसका आंसर ये था, इसका आंसर वो था, तो फिर आपके अगले पेपर उससे खराब होने के पूरे चांस होते हैं। ठीक है। इसलिए मैं रिव्यू जो भी डालूंगा वो हमेशा पेपर 8 के बाद ही डालूंगा। ठीक है। इसलिए आपका पेपर 8 भी मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा गया होगा। सो पेपर लेंथी था, वेरी लेंथी। 85 मार्क्स, 90 मार्क्स एक्सेलेंट स्टूडेंट होगा तो वो अटेम्प्ट करेगा। 100 मार्क्स तो भगवान है फिर वो। ठीक है। वो इंसान नहीं है फिर। अगर 100 मार्क अप टू द मार्क अटेम्प्ट कर रहा है तो वो इंसान नहीं है, वो भगवान है फिर। 70 से 80 मार्क्स का भी अगर अटेम्प्ट हुआ है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट जिससे मेरी बात हुई है एग्जाम के बाद इंटरेक्ट किया, मैंने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स है या जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है वो भी मुझे मैसेज करते, मैं उनसे इंटरेक्ट किया हूं तो उन्होंने भी मुझे यही बताया है कि सर हमसे 75 मार्क्स, 74, 75, 78, 72 इसके बीच में अटेम्प्ट हुआ है। मैंने बोला रीजनेबल अटेम्प्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपने ढंग से लिखा है तो आपको 55 मार्क्स तभी भी आ सकते हैं, 70 मार्क का लिखकर भी आप 55 ला सकते हो। डायरेक्ट टैक्स ऐसा पेपर है, आप कैसे लिखते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आए थे, कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं थे, कोई हवा बनाने वाली चीज नहीं है पूरे पेपर के अंदर। पेपर लेंदी था, बस आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाए हो उसके लिए आप पेपर क्वेश्चन पेपर को दोष मत दो। क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था, एवरेज पेपर था, बहुत इजी भी नहीं था,
कि बहुत ही चिंदी लेवल का पेपर है, वो भी नहीं था, मिड लेवल का था, लेकिन एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेपर भी नहीं था जैसे मई 2018 में आया था। मई 2018 में एक जबरदस्त अतरंगी पेपर आया था ओल्ड कोर्स के अंदर, जिसमें दिमाग खराब हो गया था लोगों का, वैसा पेपर नहीं था। कभी मौका मिले तो जाकर देखना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पीजीबीपी 14 मार्क, 14 मार्क पीजीबीपी का क्वेश्चन, बहुत ही एवरेज क्वेश्चन था लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी था। प्रॉब्लम यहां पर यही आ गया, इसमें कितने एडजस्टमेंट्स डाल दिया आईसीएआई ने, देखो लगभग यहां पर 10-11 एडजस्टमेंट है, हर एक एडजस्टमेंट के लिए आपको नोट लिखनी पड़ेगी, उसमें कितना समय आपका कंज्यूम होगा। फिर यहां पर 3 एडजस्टमेंट और है, ठीक है, उसमें से कुछ रेलेवेंट है कुछ इररेलेवेंट है। तो पीजीबी का क्वेश्चन किस चीज पर था, मैं एक बार उस पर एक रफ रिव्यू दे देता हूं। मैं एडजस्टमेंट बाय एडजस्टमेंट तो शायद नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगा एग्जैक्टली ये क्वेश्चन के अंदर क्या था। अससी एक मैन्युफैक्चरिंग अससी है, ठीक है, 2019 में उसने अपना कुछ बिजनेस शुरू किया था नवंबर में, ठीक है, नवंबर 19 में बिजनेस शुरू किया था उसने मैन्युफैक्चरिंग का, उसका प्रॉफिट 1 करोड़ 20 लाख। यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स है और क्वेश्चन बोलता है कि आपको क्या करना है, आपको यहां पर 115 बीए फॉलो करना है, ठीक है। कंपनी ऑप्टेड फॉर कंसेशनल टैक्स रेट एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम मैट अंडर 115 बीएबी। अगर आप 115 बीएबी ऑप्ट करते हो तो फिर आपको मैट नहीं लगता है, ये आपको पता होगा। 115 बीएबी क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग एसएससीज के लिए है, जो 2019 से लेकर 2023 के बीच में अगर आप सेटअप करते हो मैन्युफैक्चरिंग का और बिजनेस भी करते हो, तो आपको हम 15% टैक्स लगाएंगे, 10% सरचार्ज, 4% सेस। याद आता है आपको, स्पेशल टैक्स रेट है। और उसमें भी मल्टीपल टैक्स रेट है, अलग 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 इनकम के लिए अलग अलग टैक्स रेट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए अलग है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए अलग है, मल्टीपल इनकम्स के लिए मल्टीपल टैक्स रेट है। तो यहाँ पे जो आपका एंड का पार्ट होगा, जो टैक्स कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा, क्वेश्चन बराबर से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में टोटल इनकम भी पूछा गया है, टैक्स पेबल भी पूछा गया है। तो टैक्स पेबल का इंपैक्ट कहां पर आएगा, जब आप 115 बीएबी फॉलो करोगे तो वहां पर आपको टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा 15% के हिसाब से, ठीक है। अब मल्टीपल यहां पर एडजस्टमेंट्स है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर आप 115 बीएबी फॉलो करते हो तो आपको बहुत सारे चैप्टर 6 के डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, एक्सेप्ट 2-3 चैप्टर 6 के डिडक्शन जो गवर्नमेंट आपको अलाउ करता है, उसके अलावा आपको नहीं मिलते। जैसे यहां पर एटीजी के अंदर आप नेशनल फंड को पेमेंट कर रहे हो तो उसका डिडक्शन आपको 115 बीएबी में नहीं मिलता है, और भी बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर 6 के डिडक्शंस आपको 115 बीएबी में नहीं मिलते। 2-3 छोड़ के, लाइक एटीएम एक्सेट्रा, एटीजेजेडबल एक्सेट्रा, ये 2-3 छोड़कर बाकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो ये एडजस्टमेंट्स थे बहुत ही रूटीन एडजस्टमेंट्स थे, बहुत ज्यादा रूटीन एडजस्टमेंट। ये पहला एडजस्टमेंट आपने बहुत बार क्लास में किया होगा कि ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में इतने गड़बड़ किए तो एडलेस करके उसका इफेक्ट दे दो, ठीक है। दूसरा वाला एडजस्टमेंट भी आपने क्लास में किया होगा कि इंडिया के बाहर अगर पेमेंट कर रहे हो किसी एजेंट को और वो एजेंट क्या कर रहा है, वहीं आपको सर्विस दे रहा है, तो वो इनकम इंडिया में अक्रू नहीं होती है, और क्योंकि वो इनकम इंडिया में अक्रू नहीं होती है, उस पर टीडीएस काटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर अगर आप किसी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के लिए 45,000 रुपया कैश देते हो तो चल जाएगा, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पेमेंट अगर आप 50,000 तक भी देते हो तो चलेगा, एज पर रूल 6DD, वो 48(3) में डिसअलाउ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हाट, आपको 112 एप्लीकेबल करवाना है। 112 में 1 लाख तक का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, 10% पे आपको टैक्स लग जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको एसटीसीजी पे नॉर्मल रेट पे टैक्स लगेगा। आपको पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, किसका, 115 बीएबी में मल्टीपल टैक्स रेट्स है, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा एसटीसीजी क्या रेट पे टैक्स होता है, इट इज टैक्स एट 30%, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कुछ और लैंड बेचा है उसने, उसके बाद ये कुछ डिविडेंड कमाया एक्सेट्रा, बेसिक एडजस्टमेंट्स थे, कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड एडजस्टमेंट्स नहीं थे। उसके बाद यहां पर वीआरएस का कुछ खर्चा पे किया उसने, तो वीआरएस का आपको 1/5 डिडक्शन मिल जाता है। पूरा का पूरा डिडक्शन एक साथ तो मिलता नहीं, आपको 5 सालों में उसका 1/5 1/5 1/5 करके 5 सालों में डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद यहां पर कुछ डिविडेंड कमाया आपने, डिविडेंड के ऊपर आप टैक्स भर दो, ठीक है, उसको आईएफओएस में ले लो। उसके बाद यहां पर इनॉग्रेशन के लिए कुछ खर्चा किया, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा पीजीबीपी के अंदर। उसके बाद आपने गवर्नमेंट को पेमेंट किया, ठीक है, फॉर व्हाट, पेनाल्टी। ये कैसी पेनाल्टी है, ये कोई पीनल पेनाल्टी नहीं है, कॉम्पेंसेटरी पेनाल्टी है, तो कॉम्पेंसेटरी पेनाल्टी का डिडक्शन आपको मिल जाता है जनरली, ठीक है। उसके बाद यहां पर कुछ रेमिटेंस किया, यहां पर 80 जेजेडबल का डिडक्शन मिला है, तो अब 115 बीएबी में रहकर क्या आपको जेजेडबल का डिडक्शन मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। जेजेडबल मिलता है, बाकी दूसरे डिडक्शंस नहीं मिलते। क्या ये वाला मिलेगा, एटीजी वाला नहीं मिलेगा। और ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, टोटल इनकम कंप्यूट करना है, टैक्स रेट कंप्यूट करना है, और इनकम कौन कौन से हेड से इस क्वेश्चन के अंदर, पीजीबीपी से इनकम है, कैपिटल गेन से इनकम है, और आईएफओएस से इनकम है। ये 3 हेड ऑफ इनकम कंप्यूट करना है, जीटीआई लेना है, जीटीआई में से 80 जेजेडबल निकालना है, तो आपको आ जाएगी आपकी टोटल इनकम। टोटल इनकम आने के बाद आपको टैक्स रेट अप्लाई करना है, आपको चेक करना पड़ेगा, आपको पढ़ के जाना चाहिए था एग्जाम के अंदर। 115 बीएबी के अंदर बेटा अलग अलग रेट्स हैं कि जो इस एक्टिविटी से, इस सेक्शन में कवर्ड है, उस एक्टिविटी से अगर इनकम कमा रहे हो मैन्युफैक्चरिंग से, तो 15% टैक्स, 10% सरचार्ज, 4% सेस। फिर बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का अलग रेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का अलग रेट है, 111 का अलग रेट है, 112 का अलग रेट है, वो सारे रेट्स आपको इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, मतलब अगर आप इसे सॉल्व करने बैठो तो लगभग आपको 45 मिनट तो मिनिमम चले जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, अगर आपको इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत अच्छे से सॉल्व करना है तो। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके अंदर क्या था कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ अमालगमेशन हो रहा है, ठीक है। अमालगमेशन के अंदर बहुत सारे लॉसेस, अमालगमेटिंग कंपनी अमालगमेटेड कंपनी को लेकर जाती है, लेकिन कौन से लॉसेस, क्या सारे लॉस लेकर जा सकती है, नहीं, सिर्फ 72 वाले लॉस।
आप स्पेकुलेशन लॉस नहीं लेकर जा सकते हो, आपको नॉन स्पेकुलेशन लॉस लेकर जाना अलाउड है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन लेना भी अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो लॉस है वो भी लेके जाना अलाउड है, साइंटिफिक रिसर्च वाला, और बिजनेस लॉस भी अलाउड है। तो ये पहला वाला आप नहीं लेके जा सकते हो 72A के हिसाब से, आगे जाके प्रोविजन चेक करना। सिमिलरली इस कंपनी ने अपने असेट्स भी ट्रांसफर किए, तो अगर असेट्स आप सामने वाली कंपनी को ट्रांसफर करते हो अमेलगमेटिंग कंपनी से अमेलगमेटेड कंपनी में, तो आपको फिर बाद में डेप्रिसिएशन भी उसका मिलेगा। लेकिन डेप्रिसिएशन किस पर मिलेगा? उसी वैल्यू पर मिलेगा जिस वैल्यू पर अमालगमेटिंग कंपनी के हाथ में डब्ल्यूडीबी खड़ी थी। तो यहां पर ये लोग देखो बोल रहे हैं कि 160 लाख में ट्रांसफर किया एसेट, इस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। डेप्रिसिएशन आपको डब्ल्यूडीबी पर मिलेगा, जो अमालगमेटिंग कंपनी के हाथ में डब्ल्यूडीबी, वही अमालगमेटेड कंपनी के हाथ में डब्ल्यूडीबी हो जाएगा, और उसके बेसिस पर वो डेप्रिसिएशन क्लेम करना शुरू कर देगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। और द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा चिंदी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने प्रैक्टिस के तौर पे किए थे जब हम लोग सेक्शन 45 कर रहे थे अंडर द कैपिटल गेन्स। बहुत ही सिंपल है कि आपने क्या किया, यहां पर आपने कुछ गवर्नमेंट को लैंड दे दी, गवर्नमेंट ने कंपलसरीली अक्वायर कर लिया आपसे लैंड, और लैंड लेने के बाद गवर्नमेंट ने आपको इनिशियल कॉम्पेंसेशन दे दिया। तो इनिशियल कॉम्पेंसेशन आप ले लोगे और उसका कैपिटल गेन्स निकाल दोगे, उस पर टैक्स भर दोगे। ठीक है, कब भरोगे? जब भी आपको इनिशियल कॉम्पेंसेशन या तो पूरा मिला या पार्ट मिला। उसके बाद आपने कुछ लड़ाई वड़ाई करी, आगे जाकर लड़ाई करी कोर्ट में, तो आपको एडिशनल कॉम्पेंसेशन मिला 18 लाख। 18 लाख का एडिशनल कॉम्पेंसेशन कब मिला? फरवरी में आप लड़ाई जीते, लेकिन मई में मिला, तो आपको टैक्स भी कब लगेगा? फेब में नहीं लगेगा, जब मिलेगा तब लगेगा। तो मई में आपको टैक्स लग जाएगा। क्या इसके अगेंस्ट कोई डिडक्शन मिलता है? जनरली एनहांस कॉम्पेंसेशन के अगेंस्ट कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई लीगल एक्सपेंसेस का खर्चा किया है तो उसका डिडक्शन मिलेगा। नाउ तो यहां पर देखो बोला गया फॉर ऑब्टेनिंग एनहांस कॉम्पेंसेशन 1 लाख वाज इनकर्ड। तो आप बोल सकते हो ये 1 लाख क्यों खर्चा किया था? फॉर ऑब्टेनिंग एनहांस कॉम्पेंसेशन, उस एनहांस कॉम्पेंसेशन को जीतने के लिए, उसको गवर्नमेंट से लेने के लिए हमने कुछ खर्चा किया 1 लाख रुपया, तो आप इसका डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। नीचे आपको इंडेक्सेशन का चार्ट दिया गया था, आप सभी को पता है इंडेक्सेशन कब लेना होता है। इंडेक्सेशन इज अवेलेबल इन द ईयर इन विच द प्रॉपर्टी वाज कंपल्सरीली एक्वायर्ड एंड नॉट इन द ईयर इन विच यू रिसीव द कॉम्पेंसेशन। जिस साल में कॉम्पेंसेशन मिलता है उस साल इंडेक्सेशन नहीं लोगे, इंडेक्सेशन उस साल का लोगे जिस साल में प्रॉपर्टी आपने क्या किया था, आपने गवर्नमेंट को एक्विजिशन के लिए लेट आउट कर दिया, मतलब आपने गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कर दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। नाउ दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग पे एक मेथड पे क्वेश्चन जनरली एक्सपेक्टेड होता है, और ये कौन सा मेथड था? टीएनएमएम। अब टीएनएमएम के अंदर आपको क्या करना था? सबसे पहले आपको पता लगाना था ये दो एंटिटी है, क्या ये एसोसिएटेड या डीम टू बी एसोसिएटेड है? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये देखो $1,50,000 का आपको लोन देता है, और बदले में उसकी बुक वैल्यू ऑफ एसेट कितना? 120 लाख। तो $1,50,000 का लोन दे रहा है, ये 120 लाख रुपीस है, ये डॉलर है, ये रुपीस है। तो इस डॉलर को सबसे पहले आप रुपीस में कन्वर्ट करो 55 के हिसाब से, और उसके बाद में देखो लोन कितना दिया डिवाइडेड बाय एसेट कितना है, तो वो कुछ लगभग 50%, 51% के ऊपर ही आता है। तो इस वजह से दोनों क्या हो जाएंगे? डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे, और बिकॉज दोनों डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे, दोनों के बीच में ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। अब ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए यहां पर कौन सा मेथड यूज करने बोला है? यहां पर बोला है टीएनएमएम मेथड। अब टीएनएमएम मेथड के अंदर आप क्या करते हो? सबसे पहले टीएनएमएम मेथड के अंदर आप ये करते हो कि आपको ये पता लगाना होता है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना मेरी बात। टीएनएमएम मेथड के अंदर स्टेप नंबर 1, आप अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को कितना नेट प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करते हो। ठीक है, फिर देखो मार्केट में दूसरे लोग इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन में नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना चार्ज करते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? आपका पीएलआई होता है, ओपी अपॉन ओसी। आपको पीएलआई कैसे मिलेगा? देखो बहुत सिंपल है, यहां पर पीएलआई लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपका कॉस्ट दिया गया यहां पर, बराबर, ये आपका कॉस्ट दिया, यहां पर आपका क्या दिया? यहां पर आपका बिलिंग अमाउंट दिया है। तो कॉस्ट माइनस बिलिंग आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट आपको मिल जाएगा पीएलआई, प्लस आपका जो कंपेरेबल है उसका पीएलआई आपको कहां से मिल जाएगा? नीचे से मिल जाएगा। देख सकते हो आप यहां पर कंपेरेबल का डेटा दिया गया, दोनों पीएलआई को कंपेयर करो और मार्जिन को एडजस्ट करो। ठीक है, आपको आ जाएगा ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड। तो ये भी एक आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन नहीं बोल सकता, बट अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, एकदम बेसिक क्वेश्चन भी नहीं था। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपके लिए। देन कम्स द बाप ऑफ ऑल क्वेश्चन, दैट इज एग्जिट टैक्स। एग्जिट टैक्स में एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एग्जिट टैक्स में नहीं बल्कि नॉर्मल ट्रस्ट के क्वेश्चन पूछ रहा था। आप जुलाई का अटेम्प्ट देख लो, आप जैन का अटेम्प्ट देख लो, नॉर्मल ट्रस्ट का क्वेश्चन पूछे जा रहा है इंस्टीट्यूट, लेकिन इस बार इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया एग्जिट टैक्स। एग्जिट टैक्स में क्या होता है? एग्जिट टैक्स में आपको अक्रेडिटेड इनकम पे टैक्स भरना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है टैक्स निकालो। अब टैक्स कितना आता है? टैक्स आता है 30% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस, ये फ्लैट रेट है। इस रेट के हिसाब से आपको टैक्स भरना है। उसके लिए आपको अक्रेडिटेड इनकम ढूंढना है। अक्रेडिटेड इनकम क्या आएगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस द लायबिलिटीज। अब फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स में आपको सारे एसेट्स लेना पड़ेगा। अब लैंड एंड बिल्डिंग लोगे। अब लैंड एंड बिल्डिंग एक्चुअली मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि उसमें रिलैक्सेशन दिया गवर्नमेंट ने कि अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग या कोई भी एसेट अगर एग्रीकल्चर इनकम से खरीदा है तो वो आप अक्रेडिटेड इनकम में नहीं लोगे। पता है ये एक्सेप्शन है, ये सब आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे, और उसके रूल्स जो दिए गए रूल 17 के अंदर वो सारे रूल्स देखने पड़ेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा। क्या इक्विटी शेयर्स आएगा? आ जाएगा। उसका क्या आ जाएगा? आपका फेयर मार्केट वैल्यू लेने है, वो नीचे दिया गया।
उसके बाद में अब लैंड एंड बिल्डिंग का अगर लोन नहीं, ये नहीं आ सकता है तो उससे रिलेटेड लोन भी नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर असेट का वैल्यू नहीं आएगा तो उसके रिलेटेड लोन की लाइबिलिटी भी आप रिडक्शन नहीं करोगे, ये चीज दिमाग में रखना। देन कैश और बैंक को तो आप जैसा है वैसे का वैसे ले लोगे, ठीक है। अनकोटेड शेयर्स की बहुत मगजमारी होती है, उसके अंदर पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, वहां पर आपको दिया गया है कि आपको ज्वेलरी के लिए अलग वैल्यू लेनी होती है, अदर असेट्स के लिए अलग वैल्यू लेनी होती है, फिर बाद में लाइबिलिटीज को लेस करना पड़ता है, उसके बाद आपको अनकोटेड शेयर्स आएगा। ये सब चीज करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, आपको आपका अक्रीडेड इनकम आ जाएगा। ऑब्वियसली मैं एक एक एडजस्टमेंट्स के अंदर नहीं घुसूंगा, ऑब्वियसली मैं आपको रफ रफ आइडिया बता दूंगा आपको हर एक एडजस्टमेंट के लिए क्या करना था। जैसे ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था कि लैंड एंड बिल्डिंग को आपको नहीं कंसीडर करना है, उसका लोन भी आपको कंसीडर नहीं करना है। ये एक बेसिक एडजस्टमेंट था कि इक्विटी शेयर्स का जो भी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू वो ले लो, मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू यहां पर दिया गया 18 लाख, वो ले लो और क्या, ठीक है। रोल के हिसाब से मार्केट वैल्यू लेने की बात की गई है। उसके बाद में यहाँ पर अनकोटेड शेयर के लिए तो आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। अनकोटेड शेयर्स के जितने भी असेट्स है, उस अनकोटेड सामने वाली कंपनी के सारे असेट्स, जेड लिमिटेड के सारे असेट्स, यहाँ पर नीचे डेटा दिया गया जेड लिमिटेड के कितने असेट्स है और उसके बाद में जेड लिमिटेड की कितनी लायबिलिटीज है वो लेस करो, उसके बाद आपको अनकोटेड शेयर्स का डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, ऐसा बेसिक क्वेश्चन आप क्लास में करते रहते हो, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ गया, इस क्वेश्चन के अंदर हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट डाल दिया है। आपको देखकर लगेगा बहुत सिंपल है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्विस्ट है। अगर वो ट्विस्ट आपको क्लिक नहीं होता है मतलब आपने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आईसीआई ने क्या किया है, बराबर से देखना, सब कुछ एक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एंड में बोल दिया 115 बीएससी फॉलो करो। अब अगर 115 बीएससी फॉलो करूंगा तो सबसे पहले मेरे को ये जो पीपीएफ है उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, और उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बाकी एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ग्रॉस सैलरी इन इंडिया, ये डीटीडब्ल्यू का यूनिलैटरल रिलीफ सेक्शन 91 का क्वेश्चन। यहां पर आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है कि ग्रॉस सैलरी इन इंडिया ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन यहां पर अब मैक्सिमम स्टूडेंट से गलती हो जाती है। गलती क्या होती है कि यहां पर प्रोफेशनल इनकम रिसीव्ड लिखा है। अब अगर आप 5,80,000 लोगे ना टोटल इनकम के अंदर, आंसर गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट द टोटल इनकम, दिस इज प्रोफेशनल इनकम रिसीव्ड, मतलब ये अमाउंट बैंक अकाउंट में आया एसएससी के, तो इसको आपको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। ग्रॉसअप कैसे करोगे, क्योंकि टैक्स रेट ब्राजील में कितना है देखो 16%, देयरफॉर आपको इसको ये मानना पड़ेगा दिस 5,80,000 इज 84%, देयरफॉर 100% इज हाउ मच, और बैकवर्ड कैलकुलेशन करके आपको क्या करना पड़ेगा, 5,80,000 का बैकवर्ड कैलकुलेशन करके अमाउंट ढूंढना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जबकि यहां देखोगे ना अगर आप डिविडेंड इनकम इन कंट्री ब्राजील, ये डायरेक्ट 88 ले सकते हो, क्योंकि ये 88,000 आपकी इनकम है, लेकिन ये 5,80,000 आपकी इनकम नहीं है, ये आपकी रिसीट है, तो इसको ग्रॉसअप करके आपको रिसीट निकालना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बारीक सा एडजस्टमेंट था। इसके अलावा बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये रेंट जो है इस पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद डब्ल्यू टैक्स इनकम निकालो, डब्ल्यू टैक्स इनकम निकाल के उसके बाद आप इंडिया का एवरेज टैक्स रेट लो और 16% जितना भी यहां पर दिया ब्राजील से कंपेयर करो, और उसके बाद आप उसको बेनिफिट दे दो, ठीक है। लेकिन 115 बीएससी के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रोविजन यहां पर काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका टीडीएस के दो क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बोला था 8 मार्क का टीडीएस आ सकता है एग्जाम के अंदर, और आया भी। अब पहला वाला क्वेश्चन किस पर है, 194 ओ के ऊपर है, और दूसरा वाला क्वेश्चन किस पर है, 206 सी के ऊपर है। अब 194 ओ के ऊपर क्या क्वेश्चन डाला इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर, 194 ओ के ऊपर वही अमेजॉन जैसी कंपनी है, वो आपके लिए सामान बेचती है, तो ग्रॉस बेसिस पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ग्रॉस अमाउंट पे, व्हाटएवर इज द ग्रॉस अमाउंट उस पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने इसको ये सारे पेमेंट किया, उसका ग्रॉस अमाउंट ढूंढो, उस पे टीडीएस काटो, ग्रॉस अमाउंट ढूंढ ढूंढ के टीडीएस काटना पड़ेगा। जैसे जैसे अमाउंट क्रेडिट करेगा वैसे वैसे उस पे टीडीएस काटना पड़ेगा। कितना परसेंट टीडीएस है, 1% टीडीएस आपको काटना पड़ेगा, और उसमें कुछ वो कोविड-19 का रिलीफ भी है, वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर 206 सी 1F एप्लीकेबल हो जाएगा। 1F मतलब क्या, जहां पर एक एसएससी किसी को क्या करता है, गाड़ी बेचता है, किसको, कस्टमर को गाड़ी बेच रहा है, और वो कस्टमर आपसे गाड़ी खरीद के आपको पेमेंट करता है, तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। कब, जब वो गाड़ी का वैल्यू 10 लाख के ऊपर हो, 10 लाख के ऊपर है 1% टीसीएस कलेक्ट करना होगा। तो इस वाली गाड़ी पे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, इस वाली गाड़ी पे भी टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, इस वाले पे जरूरत नहीं है, और इस वाले पे भी कलेक्ट करना पड़ेगा। हर एक कार के लिए सेपरेट लिमिट है 10 लाख की, उस पर सीबीडी का क्लैरिफिकेशन है, आप जाकर देख सकते हो अपनी बुक्स के अंदर, रिस्पेक्टिव बुक्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आएगा, सर यहां पर 2061H नहीं एप्लीकेबल होगा, नहीं एप्लीकेबल होगा। 2061H कब एप्लीकेबल होता है, जब आपका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अब क्योंकि यहां पर पिछले साल का टर्नओवर 9.8 करोड़ है, 2061H एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां पर 2061F एप्लीकेबल होगा, जो पुराना प्रोविजन है। 1H तो फाइनेंस एक्ट 20 के अंदर आया था, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर है, एनआरआई के ऊपर। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, चैप्टर 12 के ऊपर है। अब चैप्टर 12 में क्या क्या कवर्ड है, वो चीजें तो इधर दी गई है, कुछ चीजें यहां पर चैप्टर 12 में नहीं कवर्ड है, वो भी दी गई है। हर चीज चैप्टर 12 में नहीं कवर्ड है। चैप्टर 12 में देखो इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम इज टैक्स एट 20%,
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इज टैक्स एट 10%, और उसमें आपको रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन क्या है कि आप वापस से स्पेसिफाइड एसेट्स में इन्वेस्ट कर दोगे 6 महीने के अंदर, तो हम आपका नेट कंसिडरेशन जितना भी इन्वेस्ट करोगे आप, हम उसको उतना आपको प्रोपोर्शनल एग्जेम्पशन दे देंगे। अब यहां पर ट्विस्ट क्या है, देखो सबसे पहले तो यहां पर लिखा है नॉन रेसिडेंट, चलो ठीक है। उसके बाद बोला पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर आप नॉन रेसिडेंट भी हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो, दोनों हो, तो आप क्या बन जाओगे, एनआरआई। और एनआरआई बन जाओगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है। क्या ऑप्शन आ जाता है कि आप चैप्टर 12 ऑप्ट कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, करना है करो, नहीं करना है मत करो। अब चैप्टर 12 में क्या क्या कवर होता है, क्या हर चीज यहां पर जो लिखी है क्या वो चैप्टर 12 में कवर है? बिल्कुल नहीं। ये कवर है, हाँ कवर है। फिर यहां पर एक्सपेंडिचर होल्डली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर नॉट कंसीडर अबाउट, तो कंसीडर करो, एक्सपेंडिचर को लेस करो, वो भी कंसीडर करना जरूरी है। तो ये क्यों नहीं लेस किया, तो 8,50,000 माइनस 30,000 आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ये कवर्ड है। ठीक है, दिस इज ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड एसेट्स। स्पेसिफाइड एसेट्स में क्या क्या आता है, आता है इंडियन कंपनी के शेयर्स, पब्लिक प्राइवेट दोनों। लेकिन जब डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स की बात आती है ना, वो सिर्फ पब्लिक कंपनी के कवर्ड है, प्राइवेट कंपनी के कवर्ड नहीं है। इसलिए ये जो डिपॉजिट है ना, डिपॉजिट्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये चैप्टर 12 में कवर्ड नहीं होता है, जाकर चेक करना, मैंने बहुत बारीकी से आपको क्लास में बोला था। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कवर होती है, कवर होती है, ठीक है, ये भी कवर नहीं होता है। इस पे तो नॉर्मल 15% टैक्स लग जाएगा आपको, इस पे भी आपको क्या नॉर्मल टैक्स लग जाएगा, और ये कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है। हाँ, शेयर्स के लिए तो पब्लिक प्राइवेट दोनों कवर्ड है। तो बराबर से जाकर प्रोविजन पढ़ना, स्पेसिफाइड एसेट्स में 4 चीज कवर्ड है। पहला, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, पब्लिक प्राइवेट दोनों चलेगा, तो ये चल जाएगा, ठीक है। डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स ऑफ इंडियन पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स और प्राइवेट कंपनी के डिपॉजिट चैप्टर 12 में नहीं कवर्ड है, इसलिए ये चैप्टर 12 में नहीं आने वाला, ये केयरफुल रहना। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यस गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी चैप्टर 12 में कवर्ड है, तो इस इंटरेस्ट पे 20% टैक्स लग जाएगा, इसके ऊपर 10% टैक्स लग जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चैप्टर 12 के अंदर रेट्स दिए गए, ठीक है। फिर नीचे टीडीएस इतना कटा है आपका, ये बोला है आपको बताना है कि भाई टीडीएस इतना कटा है तो इसका टैक्स कितना आता है। पहले टैक्स कंप्यूटेशन करना पड़ेगा एसएससी का, और उसके बाद में बताना पड़ेगा कि एसएससी का टीडीएस 1,55,000 कटा हुआ है, तो बैलेंस जो पेएबल है या रिफंडेबल है उसका आंसर आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस केस लॉस पे डाले गए, केस लॉस पे नेक्स्ट क्वेश्चन डाले गए, ठीक है। अब केस लॉ पे क्या क्वेश्चन डाला है, मैंने आपको बोला था क्लास के अंदर, और मैंने आपको रिकॉर्ड भी करके बनाया था, एक वीडियो बना के डाला था कि जब भी कभी केस लॉ पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो आपको ये इश्यूज एड्रेस करना होगा कि क्वेश्चन के अंदर इशू क्या है, प्रोविजन एप्लीकेबल क्या है, एनालिसिस क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो ये मेनली केस लॉ पे क्वेश्चन है। जैसे ये पहला क्वेश्चन जो निखिल वाला है ना, ये एक केस लॉ है, उसका नाम है संचित सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर डिपेंडेंट है पूरा का पूरा केस लॉ। उसके बाद ये भी एक करिश्मा ट्रांसपोर्ट, ये कोई ना कोई केस लॉ पे डिपेंडेंट है, वो एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। वैसे ये वाला भी ये रीसेंट केस लॉ पे डिपेंडेंट है, उसका नाम एग्जैक्टली एक सेकंड में देख के बता रहा हूं, याद नहीं आ रहा अभी। जेनपैक्ट इंडिया का केस लॉ है ये, जेनपैक्ट इंडिया का 115 क्यू है, रिसेंटली आया था 2019 में आया था ये जेनपैक्ट इंडिया का। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों ऑलमोस्ट केस लॉ पे डिपेंडेंट है। तो आपको अगर याद है तो केस लॉ का नाम भी लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केस लॉ नाम लिखना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो एक क्वेश्चन इन्होंने न्यू कोर्स में क्या कर दिया, इस बार केस लॉ पे डाल दिया। जनरली न्यू कोर्स के अंदर एक डेडिकेटेड केस लॉ पे क्वेश्चन नहीं आता है, बट इस बार इन्होंने डाल दिया। बट हम कुछ बोल नहीं सकते इंस्टीट्यूट को कि क्यों डाल दिया भाई, कोई इंस्टीट्यूट ने कोई ट्रेंड, कोई कमिटमेंट नहीं दिया है कि हमारा पेपर का फॉर्मेट ऐसा ही होगा, हम बीच में केस लॉ नहीं डाल सकते, हम बीच में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ भी नहीं बोला इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट चाहे तो कुछ भी कर सकता है भाई, जो उन्होंने किया यहां पर। फिर ये एक बहुत ही, ये पूरा का पूरा केस लॉ है, 3 अलग केस लॉ, एक जेनपैक्ट इंडिया का, एक संचित सॉफ्टवेयर, और एक और केस लॉ है जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड है। अब ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 6 मार्क का, बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। इक्वलाइजेशन लेवी का, कौन सा इक्वलाइजेशन लेवी? 2% इक्वलाइजेशन लेवी, जो 165A सेक्शन में कवर्ड है, फाइनेंस एक्ट 20 में आया था, आई होप यू रिमेंबर। क्या ये कवर्ड होगा उसमें? कवर्ड होगा। क्या ये कवर्ड होगा? कवर्ड होगा। ये भी कवर्ड होगा, तीनों के तीनों कवर्ड होंगे, उस पर भाषण देना आपको और खत्म करना है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी नहीं है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट वाला। सर ये कवर होगा, हाँ, इंडियन रेसिडेंट्स को सबसे पहले तो उसमें कौन, ई कॉमर्स ऑपरेटर कवर होना चाहिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर को इक्वलाइजेशन लेवी भरना होता है, कितना? 2%। कब एप्लीकेबल है? जब उसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए, तो क्वेश्चन के अंदर लिखा है उसका इंडिया में कोई पी नहीं है, बराबर। साथ साथ में यहां पर इट सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज 1.2 करोड़, ठीक है। फिर ये भी किया, फिर ये भी किया। डिस्कस द इंप्लीकेशन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी फॉर AY 21-22, इसके आपको इंप्लीकेशन देना है, ठीक है। ये सारा भाषण आपको क्वेश्चन के अंदर लिख के देना होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये पहले वाले पे लगेगा, हाँ, इंडियन रेसिडेंट्स को सर्विस देता है तो 2% इक्वलाइजेशन लेवी। हाँ, 1 लाख से नीचे अगर सर्विस देता है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस, ये मैंने क्लास में सेम क्वेश्चन कराया आपको, अपनी बुक जाकर खोल के देखना, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, यही एडजस्टमेंट के साथ। 1 लाख के नीचे अगर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस देता है तो 2020 वाला इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, और 1 लाख के ऊपर का ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस देता है तो 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, 6% वाला। जाकर चेक करना, सेम क्वेश्चन अपने क्लास में किया। फिर क्या इस पर भी लगेगा? हाँ लगेगा। प्लस इक्वलाइजेशन लेवी लगने का एक और भी कंडीशन है कि आपका इंडिया में पी नहीं होना चाहिए, साथ साथ में आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। तो क्या इसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है? बिल्कुल भी नहीं है।
1.2 करोड़ यहां पर हो गया, 70 लाख यहां पर हो गया, 20 लाख यहां पर हो गया, तो इस हिसाब से इसका टर्नओवर 2.1 करोड़ हो गया। तो इसको इंडिया में इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा, ठीक है। तीनों पॉइंट पे लगेगा, तीनों पे 2% लगेगा। यहां पर 2016 वाला नहीं, अगर ये 1 लाख के ऊपर होता तो 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी भी लग जाता, ठीक है। क्योंकि 1 लाख के नीचे वाले पे 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगता है, वहां पे थ्रेशोल्ड डाल के रखा है। नेक्स्ट, यहां पर कुछ गार से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल क्या लगेगा कि नहीं लगेगा। एसएससी ने क्या किया है, एसएससी ने एक सब्सिडरी खोला है और उस सब्सिडरी के अंदर एसएससी ने हाईवे बनाया और एटीआईए में डिडक्शन लेना चाहता है। तो अगर आप एटीआईए में डिडक्शन लेना चाहते हो तो ये एक टैक्स प्लानिंग है और टैक्स प्लानिंग करना इनकम टैक्स में अलाउड है। इनकम टैक्स बिल्कुल भी मना नहीं करता है कि आप टैक्स प्लानिंग मत करो, टैक्स का अवॉइडेंस मत करो। बट क्या एसएससी इन दोनों केसेस में टैक्स अवॉइडेंस कर रहा है? हाँ कर रहा है। वो जानबूझ के अदर इनकम्स को क्या दिखा रहा है, हाईवे रोड इनकम दिखा रहा है। तो जो अदर इनकम है उसको आप हाईवे रोड इनकम में दिखाओगे तो ये तो गलत काम कर रहे हो, आपको गार लग जाएगा यहां पर। सिमिलरली यहां पर भी एसएससी क्या कर रहा है, अदर कुछ लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू कुछ ट्रांसफर कर रहा है, तो यहां पर भी उसको गार लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक प्रोविजनल अटैचमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, सेक्शन 281 बी के ऊपर। इसमें मल्टीपल क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला है कि भाई असेसिंग ऑफिसर के पास राइट होता है, अगर वो चाहे तो प्रोविजनली अटैच कर सकता है आपकी किसी प्रॉपर्टी को। बट नीचे क्वेश्चन क्या है, क्या असेसिंग ऑफिसर उसको रिवोक कर सकता है? कर सकता है। कब रिवोक कर सकता है? अगर आप बैंक गारंटी देते हो एक शेड्यूल बैंक से। अगर एक शेड्यूल बैंक से आप बैंक गारंटी देते हो इक्वल अमाउंट थे, जितना भी आपका असेट प्रोविजनली अटैच हुआ है, 1 करोड़ का असेट प्रोविजनली अटैच हुआ है, तो उतने की अगर शेड्यूल बैंक से बैंक गारंटी लेकर आते हो तो आपको हम क्या कर देंगे, आपका प्रोविजनल अटैचमेंट रिवोक कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखा है, इसीलिए पूछा है, कैन एओ रिवोक प्रोविजनल अटैचमेंट? द आंसर इज यस इफ द असेसी फर्निशेस अ बैंक गारंटी। यस, किससे? इफ यस, फ्रॉम होम? शेड्यूल बैंक से। एंड टू व्हाट एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ बैंक गारंटी नीड्स टू बी फर्निश्ड? कितनी वैल्यू ऑफ बैंक गारंटी देनी पड़ेगी? जितनी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी बैंक गारंटी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे लिखा है, इज द एओ एम्पावर्ड टू इन्वोक सच बैंक गारंटी अंडर एनी सर्कमस्टेंस? क्या एओ वापस से इन्वोक कर सकता है? यस, अगर आपकी बैंक गारंटी खत्म हो जाती है और अगर 15 दिन के अंदर आप उसको रिन्यू नहीं करवाते हो तो एओ फिर से इन्वोक कर देगा आपके ऊपर क्या, प्रोविजनल अटैचमेंट के प्रोविजंस, ठीक है। फिर से इन्वोक, तो अगर बैंक गारंटी का एक्सपायरी हो जाती है और 15 दिन के अंदर आप उसको क्या नहीं करते हो, फिर से वो रिवोक, फिर से वापस से उसको चालू नहीं करवाते हो, तो आपका जो बैंक गारंटी वो इन्वोक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, ट्रांसफर प्राइसिंग में भी आपने पढ़ा है और ये बेब्स के चैप्टर में भी आपने पढ़ा है। पहला क्वेश्चन C1, थिन कैपिटलाइजेशन क्या होता है? यहां पर आपको भाषण देना है कि एक कंपनी होती है जो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, बहुत सारा डेट लेती है, बहुत कम इक्विटी लेती है, बिकॉज डेट इज चीपर, इक्विटी इज एक्सपेंसिव, बिकॉज डेट के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट होता है और इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से उसको क्या होता है, उसको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है तो टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये भाषण लिखना है। उसके बाद, इज देयर एनी थ्रेशोल्ड लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द एक्ट फॉर क्लेमिंग? यस, 1 करोड़ रुपए का थ्रेशोल्ड लिमिट है कि पूरे साल में अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट पेमेंट करोगे तो ही आपका ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली, वेदर एनी दस डिस्कस इट्स एप्लीकेबिलिटी टू डिफरेंट एंटिटीज, ये प्रोविजन किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट नंबर, ये इंडियन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा, अगर फॉरेन कंपनी का इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो उसके लिए भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, ठीक है। लास्ट, वेदर एनी एंटिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स एप्लीकेशन? यस, हु इज एक्सक्लूडेड? बैंकिंग इंडस्ट्रीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर एक्सक्लूडेड एज ऑफ नाउ अंडर सेक्शन 94B। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ DTAA मेड बाय इंडिया विद अदर कंट्रीज, और खुद ही बता दिया कौन से 2 टाइप है। पूछ लेते भाई हमसे कौन से 2 टाइप है, उन्होंने खुद ही बता दिया, लिमिटेड DTAA, कॉम्प्रिहेंसिव DTAA। ये क्वेश्चन कहां से आया? ये क्वेश्चन आया है आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी वाले चैप्टर से, जो घटिया चैप्टर ना पीछे, उसमें से। तो आपको एक्सप्लेन करना है दोनों के बारे में। कॉम्प्रिहेंसिव DTAA क्या होता है? जहां पर आप एक ऐसा DTAA करते हो विच कवर्स एवरी एस्पेक्ट, which covers every income, which covers even wealth tax and other taxes, वो comprehensive DTAA। Limited DTAA is a DTAA where you cover only limited items। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो जो आपके स्टडी मटेरियल में लिखा है, इंडिया पाकिस्तान DTAA is limited to certain article, that is article A, shipping, air transport etc। उससे ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के DTAA में और कुछ भी नहीं है। So this is what this question is all about and this is my quick review। I am not saying this is a complete review। मैं हर एक एडजस्टमेंट पे बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैंने मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स पे बात किया और मैंने आपको एक रिव्यू दिया। तो अगर आपने ये पेपर, मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, 70 मार्क्स के ऊपर अटेम्प्ट किया और ढंग से अटेम्प्ट किया, जैसे मैंने बोला उस तरीके से आपके आंसर अगर है तो आपको 50-55 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात कोई भी नहीं है। तो इसी तरीके से ये मेरा रिव्यू खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। टेक केयर, ध्यान रखो सब लोग अपना, और 2 महीने की छुट्टियां अच्छे से मनाओ। मैं मानता हूं अभी ऑडिट सीजन है, आपको बहुत मेहनत करनी है, आर्टिकलशिप के अंदर जाकर अभी रिटर्न भरना है, ये भरना है, ये भरना है। भगवान करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू डेट एक्सटेंड ना कर दे, अगर एक्सटेंड कर देगी तो 1 महीना और जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2 महीने को आप वाइजली यूज करोगे। वाइजली मतलब अगले 2 महीने अभी आपने एग्जाम तो दे दिया, ठीक है। मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप ये एक्सपेक्टेशन रखोगे कि आप पास होने वाले हो, तो आप अगले 2 महीने वाइजली यूज करो और सोचो आप करियर में क्या करना चाहते हो, ठीक है। आपको ये सोचना होगा कि अगले 2 महीने अपने में करियर को, मैं अपने अगले 30 साल 40 साल क्या करने वाला हूं, उसमें पॉसिबल ऑप्शंस के बारे में आप सोचो कि क्या मुझे
डायरेक्ट टैक्स में जाना है, क्या मुझे इनडायरेक्ट टैक्स में जाना है, क्या मुझे इंडस्ट्री में जाना है, क्या मुझे ये टैक्सेशन वैक्सेशन के चक्कर में नहीं जाना है, मेरे को डायरेक्ट कॉर्पोरेट टैक्स में ये सब में नहीं जाना है, मेरे को इंडस्ट्री के एक पर्टिकुलर सेक्टर में जाना है, या मुझे सीए फर्म में जाना है, मुझे ऑडिट करना है, मुझे स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, मुझे कंकरेंट ऑडिट करना है, मुझे इंटरनल ऑडिट करना है, या मुझे बैंक ऑडिट करना है, जो भी करना है आपको, या मुझे ये सब चीजों में घुसना ही नहीं है, मुझे इक्विटी रिसर्च में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, या मुझे आगे जाके पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करनी है, क्योंकि अभी मुझे और लगता है कि 1-2 डिग्री और ले लूं मैं सीए के बाद। ये सारी चीजें इस 2 महीने में आपको सोचना है बेटा, इसको आप बर्बाद मत करना है, जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट समय है ये भी आपका, आप इसको बहुत वाइजली यूज करो, ठीक है। तो ज्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं वीडियो आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, ध्यान रखो सब लोग अपना, टेक केयर। और ऐसे ही बहुत ही जबरदस्त वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालने वाला हूं। ये तो पेपर रिव्यू था, अभी देखना अगले कुछ दिनों में मैं एक से एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो डालूंगा, एक से एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो आपको प्रैक्टिकली और एकेडमिकली दोनों लेवल पे काम आने वाले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय।